गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है? डेली करंट अफेयर की क्लास बेटा। आप फिजिक्स वाला के यानी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के डेली करंट अफेयर जो हिंदी मीडियम वाला है चैनल, उस पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स करना है तो रेगुलर सुबह वो क्लासेस आती हैं और आप उसे लाइव भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो मतलब वो जब आफ्टर क्लास जो है वो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो डेली करंट अफेयर के लिए देखिए, एक बात समझ लीजिए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने हर वो इंतजाम कर रखा है जो सफलता के लिए जरूरी है। ठीक है। अब आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, कब यूटिलाइज करते हैं, और कितना आप किस लेवल तक उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी सफलता के लिए, ये जो है मैटर करता है। तो बिल्कुल ये सब रोना धोना हम लोग बंद करें कि एग्जैक्टली हमें करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कैसे करें। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर के लिए शानदार तरीके से जे जे सर शायद आते हैं और वो मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए, वहां पे ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू शालू आर्या, थैंक यू सो मच बच्चे। मैं तो हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेटा मोटिवेशन और इम्प्लीमेंटेशन, मैं दो ये भी आप लोगों को बता दूं कि मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी भी चीज़ में एक चिंगारी की तरह से काम करता है, लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। हम मोटिवेट हो गए, बहुत मोटिवेट हो गए, लेकिन हमने काम नहीं किया जो करना चाहिए था, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी होता है, तो वो उस मोटिवेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से है बच्चों कि आपको चिंगारी तो मिल गई, लेकिन आपकी जो पत्तियां थी, आपकी जो लकड़ी थी जिसमें आग लगनी थी, वही सूखी थी, वही गीली थी। तो ऐसी कंडीशन में कोई मैटर नहीं करेगा। आप अपनी लकड़ियों को पहले सुखा करिए, खूब सुखा दीजिए, अपनी पत्तियों को सुखा दीजिए, जिससे कि थोड़ी सी चिंगारी लगे तो आपके पूरे के पूरे पूरे के पूरे जो जिसे आप जलाना चाहते हैं वो जलकर जल जल जाए और प्रज्वलित हो जाए, आग लग जाए उसके अंदर। आ रही बात समझ में? अब हम लोग पता लगा कुछ नहीं, अटेम्प्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे दिया, तो वो मोटिवेशन थोड़ी देर तो ऐसे जलेगा, उसके बाद किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इम्प्लीमेंटेशन। मोटिवेशन तो है ही, बताया ना, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह से है। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिनव कुमार पांडे, तुम कौन सा ये अपडेट दे रहे हो? 19 नवंबर 2023, डब्ल्यू टी सी फाइन इंडिया इंडिया लॉ, ये कौन सा करंट अफेयर बता रहे हो तुम? चलो ठीक है। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने बच्चों क्लास के अंदर पीएसएलवी के बारे में देखा था, पीएसएलवी को हमने पढ़ा था। पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये कैसे काम करता है, कितने वर्जन्स हैं इसके, कितने प्रकार हैं, इससे कौन कौन से भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से पोएम एक्सपेरिमेंट आपने देखा था। इसके अलावा आपने जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के कुछ मिशंस देखे थे और इंडिया के कुछ मिशंस देखे थे। तो ये सब हम लोगों ने कल इस पर सारी बातें कर ली बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी के बारे में। अब आप कहेंगे सर, दो सवाल आप पूछ सकते हैं जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी का जो फुल फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की बात की जाए, और या इसे भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो दो सवाल आप लोग बच्चों पूछ सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि सर, जब पीएसएलवी हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज रहा है,
जियो ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेज रहा है, चंद्रयान भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, तो पहले तो ये सारा काम जब पीएसएलवी ही कर ले जा रहा है तो बच्चों तो हमें सर जीएसएलवी बनाने की क्या जरूरत है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की क्या जरूरत हो गई। तो बच्चों एक इसका आपको बता देता हूं क्यों ऐसी जरूरत होती है। आप पीएसएलवी में बेटा आप लोग देख रहे थे कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, बहुत जबरदस्त था, एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो खराब थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी थी, और वो छोटी सी कमी बहुत बड़ी कमी थी। मतलब वो छोटी सी कमी लगेगी लेकिन एग्जैक्टली वो बहुत बड़ी कमी है। क्या कि हम लोग जैसे पीएसएलवी की मदद से जियो ऑर्बिट में भी सैटेलाइट भेज रहे थे, चंद्रयान भी भेजा हमने, मंगलयान भी भेजा, लेकिन एक दिक्कत उसके साथ थी कि हम लगातार पेलोड कम कर रहे थे। यानी कि जो सैटेलाइट का जो भार है उसे हम कम करते जा रहे थे। यानी वो सैटेलाइट ले तो जा सकता था, लेकिन सैटेलाइट उतनी हैवी सैटेलाइट्स को जियो ऑर्बिट में नहीं ले जा सकता था जितना कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जितना कि वेदर सैटेलाइट होते हैं। तो छोटे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट या छोटे वेदर सैटेलाइट भेजने में तो ये समर्थ था, लेकिन हैवी सैटेलाइट को भेजने में ये समर्थ नहीं था। इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों ने चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 किया, या फ्यूचर में चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 करेंगे, तो जो भारी भारी जो है वो ऑर्बिटर होते हैं, लैंडर होते हैं, रोवर होते हैं, यानी चंद्रमा पर जब लैंड करने की बारी आएगी तो आपका जो लैंडर और रोवर होगा वो काफी भारी होगा, उसको चंद्रमा तक ये नहीं पहुंचा सकता था। इतना भारी जो है वो पेलोड जो है वो चंद्रमा की ऑर्बिट में या चंद्रमा की सरफेस पर नहीं पहुंचा सकता था। तो इसलिए बच्चों जो क्यों जरूरत पड़ी जीएसएलवी की, कि जीएसएल पीएसएलवी सारा काम तो कर रहा था, लेकिन पीएसएलवी की जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो ज्यादा हैवी पेलोड अपने साथ कैरी नहीं कर सकता था, भारी सैटेलाइटों को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता था। तो हमें भारी सैटेलाइटों को भेजने के लिए, भारी पेलोड्स को भेजने के लिए हम लोगों ने जीएसएलवी का उपयोग किया, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाना शुरू किया। अब दूसरा सवाल आता है कि सर उन्होंने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था रशिया ने, तो हमने कैसे बनाया? तो उसकी भी कहानी है। उसकी भी कहानी यह है बच्चों कि जब अमेरिका के दबाव में, दुनिया के दबाव में जो है इंडिया को जो है वो क्रायोजेनिक इंजन देना जब बंद कर दिया गया, मतलब देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है रशिया ने बंद कर दिया, तो इंडिया जो है बड़ा उदास हो गया कि भैया ये अब कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे हम। चलो पीएसएलवी की तो मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन जीएसएलवी तो हमें बनाना है, क्योंकि अगर हमें भारी सैटेलाइट भेजने हैं तो जीएसएलवी को तो लॉन्च करना पड़ेगा, जीएसएलवी बनाना ही पड़ेगा, तो क्या करें। तभी रशिया ने कहा कि घबराओ मत, अमेरिका के दबाव और दुनिया का दबाव है हम पर, तो हम तुमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी एक ऐसी तरीके से मदद करेंगे कि तुम जो हो तुम धीरे धीरे, वक्त लगेगा लेकिन तुम अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, तुम अपने आप जो है वो अपने जो क्रायोजेनिक इंजन हैं उनको खुद बना लोगे, तो तुम परेशान मत हो। तो रशिया ने कहा कि ठीक है मैं तुमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, लेकिन रशिया ने क्या किया बाद में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करके उन्होंने हमें कुछ इंजन दे दिए, जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वही हमको दे दिए, और उनसे कहा हम तुम्हें बताएंगे नहीं कि कैसे बना है, क्योंकि ये तो हो जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हम तुम्हें 4 5 6 इंजन दे देते हैं, तुम अपने देश ले जाओ, उसको खोलो, उसको समझो, उसको ट्राई करो, और उस पर रिसर्च करके धीरे 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 अपना इंजन खुद बना लो। मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि अगर मान लीजिए एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने ये जो पेन है उस पेन को बनाने का तरीका आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैंने बता दिया कहां पर इसकी निब लगेगी, कहां पर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगेगा, कहां पे इसका जो है बैक लगेगा, सब मैं बता दूं तो आप तुरंत बना लोगे, ये हो जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन उसी जगह पर मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके ना करूं और आपको ये पेन दे दूं, 2 3 पेन दे दूं कि भैया इससे जाकर खुद रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीख लो, तो आप इसके पीछे से खोल के देखिए कि कैसे मैंने बनाया है, आगे से खोल के देखिए कि मैंने कैसे बनाया, अंदर इसके अंदर क्या लगा हुआ है उसको सीखिए कि क्या बनाया, फिर उसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, और कुछ दिन के बाद जो है वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अपना पेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग, ये कहलाता है एक दूसरे तरीके का मतलब दूसरे तरीका मदद करने का। तो रशिया ने हमें दूसरा तरीका दिया, उन्होंने हमें 4 से 6 जो है वो अपने क्रायोजेनिक इंजन दिए और कहा तुम इसको ले जाओ, इससे सीखो, इसमें अपडेट करो, और इसके बाद अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लो। हमने वही काम किया बच्चों, हमने क्या किया कि रशिया से क्रायोजेनिक इंजन लिया, क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक इंजन लेकर उसको धीरे धीरे खोलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके धीरे धीरे हम उससे सीखते गए और अपना इंजन बनाते गए, उससे खुद सीखते गए और अपना इंजन बनाते गए। और फाइनली क्या हुआ कि हमने इतिहास रच दिया और हमने अपना खुद का इंजन, अपना खुद का सेल्फ इंडियन इंजन जो है, इंडियन इंजन जो है वो खुद क्रायोजेनिक इंजन बनाकर जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो रशिया, देखो रशिया हमारा हमेशा दोस्त रहा है, उसने अपने हमेशा हमसे दोस्ती निभाई है, उसने हर तरीके से हमारी मदद करी है। डायरेक्ट नहीं की तो अनडायरेक्ट कर दी। दुनिया का दबाव था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता तो पूरी दुनिया में प्रेशर, दुनिया का प्रेशर हम पर बनता, उसके रिश्ते खराब होते, पूरी दुनिया पर उस पर प्रेशर बनता। लेकिन उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करके पूरा का पूरा जो है वो इंजन ही हमें ट्रांसफर कर दिया। तो दो तरीके से, तो दो सवाल इसको लेकर बनते हैं, मतलब आपके दिमाग में उठ सकते हैं, जो मैंने जवाब दे दिया। पहला कि जब हम पीएसएलवी हमारे पास था तो हमने जीएसएलवी क्यों बनाया। जीएसएलवी बच्चों हैवी पेलोड यानी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया। पीएसएलवी से सारे रॉकेट आप लॉन्च कर सकते हो, सारे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, हर तरीके के सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो। लेकिन कमी इस बात की थी कि बहुत हैवी सैटेलाइट जो हम फ्यूचर में लॉन्च करना चाहते थे, टेलीकम्युनिकेशन या वेदर सैटेलाइट, वो लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो जीएसएलवी की जरूरत हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पड़ी। दूसरी बात यह है कि हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनाया। हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाया, लेकिन रशिया के इंजनों को लेकर उससे सीख कर बनाया। ठीक है, तो ये दो चीजें बच्चों आपको बतानी थी कि क्रायोजेनिक इंजन कैसे हमने बनाया। तो बच्चों इस वक्त आप लोगों ने ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये जीएसएलवी है। जीएसएलवी का ये वर्जन है जीएसएलवी MK2 और वो है जीएसएलवी MK3। यानी यहां पर जो आप वर्जन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है जीएसएलवी का वर्जन दूसरा। जीएसएलवी इसे MK2 कहा जाता है। जीएसएलवी MK2, MK2 का मतलब होता है मार्क टू, मार्क टू का मतलब होता है टाइप 2। तो जीएसएलवी का जो दूसरा वर्जन है वो ये है। अब आप कहेंगे सर जीएसएलवी का जो है आपका फर्स्ट वर्जन क्या हो गया। जीएसएलवी का जो फर्स्ट वर्जन था बच्चों, वो रशियन क्रायोजेनिक इंजन से बनाया गया था। वो सिर्फ सीखने के लिए बनाया गया था, वो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, अनुसंधान और विकास के लिए बनाया गया था। तो उससे कोई, हम लोगों ने अपना कोई ऐसी खास उड़ान नहीं भरी, उसको सिर्फ रिसर्च हमने किया, उसको बनाकर उससे हमने सीखा और फिर अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाकर जीएसएलवी MK2 बनाया। तो जीएसएलवी जो MK1 बनाया गया था, टाइप 1 बनाया गया था, वो सिर्फ रिसर्च के लिए बनाया गया था। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका नाम है जीएसएलवी MK3। अब इसका नाम बच्चों बदल दिया गया है, अब इसका नाम रखा गया है LVM3। इसका नाम अब रख दिया गया है LVM3। तो जीएसएलवी MK3 या LVM3 सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीएसएलवी MK2 की बात करें। तो जीएसएलवी MK2 की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, जीएसएलवी में तीन इंजन लगे होते हैं। जीएसएलवी का ये जो MK2 है, यानी कि जीएसएलवी जो है होता है, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है चरण 1, ठीक है, यानी कि स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 चलता है एसटीपीबी फ्यूल से। एसटीपीबी फ्यूल वही सॉलिड फ्यूल से, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल से चलता है। और ये फिर दूसरा चरण है, चरण दो जो है वो चलता है UDMS से, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन, यानी कि लिक्विड फ्यूल से चलता है। तो पहला चरण जो है वो STPB से चलता है, चरण 2 जो है UDMS से चलता है, लिक्विड इंजन से चलता है। और ये जो थर्ड इंजन है, थर्ड इंजन इसके अंदर जो लगाया गया है वो कैसा है बच्चों, ये जो चरण 3 है, तीसरा जो चरण है बच्चों, ये तीसरा चरण बनता है चरण 3, जिसको हम लोग बात बोल सकते हैं। ये जो थर्ड स्टेज होता है ये चलता है क्रायोजेनिक इंजन से। क्या होता है बच्चों, क्रायोजेनिक इंजन से ये चलता है। अब ये बच्चों क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है। अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर लगा होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्रायोजेनिक इंजन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, दो जो है वो कह सकते हैं कि सिलेंडर्स होते हैं। एक में हम फ्यूल की तरह से यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, यानी तरल हाइड्रोजन भी यूज करते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है बच्चों, गैस है। लेकिन गैस को अगर हम अपने सिलेंडर में रखेंगे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा स्थान देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गैस को जो है कंप्रेस कर देते हैं, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जो है उसको कंप्रेस करके उसको एक सिलेंडर में भरते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कम से कम स्थान घेरे। तो कम से कम स्थान घेरने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको दाब डाला जाता है, उसको
जो है प्रेशराइज किया जाता है और बहुत लो टेम्परेचर उसको दिया जाता है। कितना लो टेम्परेचर दिया जाता है बच्चों? -253 डिग्री सेल्सियस। यानी हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए, जिससे कि वो कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो सके, तो उसे हम लिक्विड में बदलते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है -253 डिग्री सेल्सियस होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने कम टेम्परेचर को मेंटेन करना, इतने कम टेम्परेचर पर जो है फ्यूल को रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो सिलेंडर होता है वो होता है ऑक्सीडाइजर का। यानी कि हाइड्रोजन तब तक नहीं जल सकती है बच्चों जब तक कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। आप दुनिया में कोई भी चीज तब तक नहीं जल सकती है जब तक कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम ऑक्सीजन रखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी गैस है। अगर हम इसको सिलेंडर में रखेंगे तो ये बहुत स्थान घेरेगी, तो हम इसे कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और लो टेम्परेचर पर ले जाते हैं। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर यह ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है, यानी तरल ऑक्सीजन में बदल जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो लिक्विड हाइड्रोजन है, ये लिक्विड हाइड्रोजन है बच्चों, तरल हाइड्रोजन है। ये एक तरीके से ईंधन की तरह से काम करती है। और इधर जो लिक्विड ऑक्सीजन है, ये एक तरीके के ऑक्सीडाइजर यानी कि ऑक्सीकारक की तरह से काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ इसको हाइड्रोजन को जलाने का काम करती है। कितने टेम्परेचर पर ये लिक्विड में बदल जाती है? -183 डिग्री सेल्सियस पर बदल जाती है। तो बच्चों, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसके अंदर दो सिलेंडर होते हैं, एक फ्यूल का, ईंधन का, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जिसको -253 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना होता है। और इसको जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन होता है -183 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा ये दोनों सिलेंडर तो होते ही हैं, ये इधर से होते हुए हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टन चेंबर में यानी इंजन में पहुंचती है, और इधर से होते हुए हमारी ऑक्सीजन जो है इंजन में पहुंचती है, कंबस्टन चेंबर में होती है दहन कक्ष, जिसे हम लोग बोलते सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दहन कक्ष बोल सकते हैं। तो इस दहन कक्ष में पहुंचती है, लेकिन ये यहाँ तक पहुंचे और जब यहाँ पर मिलेगी तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जलेंगे और फिर उसके बाद जो है एक थ्रस्ट डेवलप होगा। लेकिन यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबस्टन चेंबर में यानी दहन दहन कक्ष में पहुंचे, इसको सुनिश्चित करता है एक और सिलेंडर जिसमें भरी होती है हीलियम गैस। क्या होती है बच्चों? हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या करती है बच्चों? हीलियम गैस जो है वो प्रेशर मेंटेन करती है। ठीक है, प्रेशर मेंटेन करती है, यानी कि दबाव बनाकर रखती है, दबाव बना कर रखती है, दबाव बना के रखती है, जिससे क्या होती है कि दबाव बनाकर रखती है जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबस्टन चेंबर में पहुंच जाए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबस्टन चेंबर दहन कक्ष में पहुंचाने के लिए दबाव बनाने का काम कौन करता है? हीलियम गैस करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन फिर से मैं बता दूं बच्चों, ये थर्ड स्टेज में लगता है। हमारे जो जीएसएलवी रॉकेट होते हैं, जीएसएलवी रॉकेट के थर्ड स्टेज में लगता है। ठीक है, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है -253 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ ही साथ इसको जलाने के लिए जरूरी होता है लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि एक ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेंटेन किया जाता है। क्यों इसको लिक्विफाई करते हैं? क्योंकि ये कम से कम स्थान घेरे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम फ्यूल जो है अपने रॉकेट में भर पाए। इसके अलावा इसमें हीलियम गैस का भी सिलेंडर होता है, जो आपके लिक्विड हाइड्रोजन के सिलेंडर में और लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर में एक दबाव बनाता है, जिसकी वजह से कंबस्टन चेंबर में ये फ्यूल और साथ ही साथ ऑक्सीजन पहुंचती है, और साथ ही साथ जो है वो मतलब ये दहन कक्ष में जो है ये सारा का सारा फ्यूल जलता है और ये उड़ान भरता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली हमारा क्रायोजेनिक इंजन किस तरह से काम करता है। तो क्रायोजेनिक इंजन कब लगता है? हमारे जो जीएसएलवी रॉकेट है उनके थर्ड स्टेज में लगता है। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों इसको हम पीएसएलवी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं? बिल्कुल बात समझ में आई?
जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जीएसएलवी क्यों जरूरत पड़ी और कैसे हमने इसको बनाया। और दूसरी चीज क्रायोजेनिक इंजन जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें वो कैसे काम करता है और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर सबको, बिल्कुल 100%। बहुत बढ़िया। अजय तनु, मैंने बताया कि हाई हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम करते जाते हैं और प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, यही है टेक्नोलॉजी। अब वो बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज़ किया जाता है। उससे आपको खास उस मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना समझिए कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। इसको बना लीजिए बच्चों, जीएसएलवी। जीएसएलवी बना लीजिए। और जीएसएलवी अगर पूछा जाए जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसएलवी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप बता उसमें लिख लीजिएगा कि हैवी पेलोड, यानी कि भारी भारी पेलोड या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए के लिए हमने जीएसएलवी का विकास किया। ये जरूर लिख लीजिएगा, भारी पेलोड सैटेलाइट भेजने को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमने जीएसएलवी का विकास किया। तो जीएसएलवी का विकास क्यों किया गया, मैंने ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि हमने भारी सैटेलाइटों को भेजने के लिए जीएसएलवी का विकास किया। हाँ बबीता कुमारी, अब बुरा लगेगा जो मैं बोलूंगा। बबीता कुमारी बेटा, एक्चुअली तुमने जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं 50 करोड़ की जो है वो मार के ली थी, मतलब उसको अपने नाम लिखवा लिया था, इसीलिए मैं नाराज हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे जो है वो उसका जवाब नहीं देता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तुमने प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी, याद है तुम्हें? वही उसी वजह से। अरे बच्चे, इतना समझा करो, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करो कि यहाँ पर तुम में सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं इस क्लास को देख रहे हैं और लगातार कमेंट करते हैं और लगातार कमेंट ऊपर जाता रहता है। तो उसमें से जो सामने मेरे पड़ जाता है उसका मैं जवाब देता हूँ, जो नहीं दिखता है वो मैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, और मैं अगर सिर्फ कमेंट ही का जवाब देता रहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी तरह कमेंटबाजी ही करता रहूँ, मैं और कुछ ना कर पाऊँ, मैं पढ़ा लिखा ना पाऊँ। ठीक है, अब ये बात बुरी लग गई होगी तुम्हें, और लग गई है तो लग जाए। मतलब ऐसा तुम लोग बोल देते हो जैसे लगता है कि मैं तुमसे कोई मेरा पर्सनल वो दिक्कत है, कि पर्सनल दिक्कत है जो तुम्हारे कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। इसको बना लीजिए बच्चों, ये पीएसएलवी जीएसएलवी बना लीजिए। पहले बना लीजिए और इसके चरण लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन भी बना लीजिएगा।
करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम लिंक बताए नोट के लिए। भाई मुझे कोई ऐसा टेलीग्राम लिंक सरिता चौरसिया ईमानदारी से नहीं पता है जिसके बारे में मैं बताऊं कि इस पे जाके करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। जो मुझे पता था मैंने ईमानदारी से बता दिया। इसमें जो GSLV MK2 है उसमें बूस्टर लगाए जाते हैं, वही सॉलिड फ्यूल बूस्टर ही यूज होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन एग्जैक्टली हो गया, बना लिया बच्चों। पूजा उपाध्याय GSLV में जो है वो 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं और बीच में ये जो फ्यूल आपका है चरण 1 है STPB से बना हुआ है और ये जो है 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं और इस 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर में याद रखिएगा लिक्विड फ्यूल भरते हैं। तो इसमें लिक्विड फ्यूल बूस्टर के साथ ये फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, ये जो आप यूज करते हैं आपका चरण 1 जो है वो STPB से बना होता है और साथ ही साथ ये जो बूस्टर होते हैं ये बूस्टर जो हैं ये बूस्टर जो है वो कितने बूस्टर इसमें लगे होते हैं, 4 बूस्टर लगे होते हैं और इसमें लिक्विड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड फ्यूल यानी कि लिक्विड फ्यूल बूस्टर होते हैं यानी कि इसके अंदर UDMH यूज किया जाता है। तो 4 बूस्टर इसके अंदर लगे होते हैं, लिक्विड फ्यूल बूस्टर होते हैं, लिक्विड से चलते हैं, लिक्विड फ्यूल से यानी UDMH से चलते हैं। बाकी जो है बीच के अंदर इंजन होता है चरण 1 जो STPB से बना होता है। हम लोग वहां पर PSLV में सॉलिड फ्यूल बूस्टर का यूज करते थे। ठीक है, हाँ सब मैंने बताया उमा शर्मा, सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं वो उसमें कौन सा आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, कितने टेम्परेचर पर होता है। तो ये बातें यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन में लगी हुई हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, तरल हाइड्रोजन यूज करते हैं ईंधन की तरह से और ईंधन को जलाने के लिए हम ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं यानी लिक्विड ऑक्सीजन का। और इसमें दबाव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दहन कक्ष फ्यूल्स में उसका हम हीलियम गैस का यूज करते हैं। ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे शॉर्ट, जरूरी नहीं कि इतनी कलाकारी से बनाइए लेकिन ऐसे शॉर्ट में बना लीजिए। ठीक है, वहां पे जिनकी जो मैडम थी जो तुरंत बता रही थी कि आप मेरा जवाब नहीं देते हैं, अब नहीं, वो सवाल नहीं पूछेंगी, वो अभी अभी खाली मतलब सामने जो है ज्यादा स्क्रीन पे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बनाने में बिजी, तब नहीं सवाल पूछेंगे, सीधे इल्जाम लगा देना। सीधे जो है वो सामने वाले को तोहमत बता देना कि आप मुझसे मुझसे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हैं और ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। अभी अभी ईगो में इंसान आ जाता, अरे ऐसे कैसे।
बबीता कुमार सर, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं? अगर आपका ये सवाल है तो करंट अफेयर्स के नोट्स जैसे आप यूट्यूब पर चले जाइए। यूट्यूब पर जो है वो जे सर जो हैं क्लासेस लेते हैं PW ओनली IAS के हिंदी मीडियम चैनल पर, उस पर जाइए। सर रोज का रोज करंट अफेयर पढ़ाते हैं और साथ ही साथ उस करंट अफेयर को जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको साथ ही साथ नोट करते जाइए। ठीक है। जैसे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉपी आपके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉपी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स नोट कर डालिए। ठीक है, चाहिए तो चैप्टर वाइज कर डालिए, नहीं तो ऐसे नोट कर लीजिए। हिस्ट्री वाला है हिस्ट्री में कर लीजिए, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी में कर लीजिए। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकती हैं। अब नोट्स कैसे बनाना है तो वो तो आपको पता ही है कि मतलब सीधी सी बात है, कोई न्यूज़ है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि कोई ये घटना घटी है, कब घटी है, क्यों घटी है, क्या कारण थे उसके, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से लिख डालिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहानी मत लिखिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख डालिए। ठीक है बबीता कुमार, तो इस तरीके से कर लीजिए। देखो तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन बस ये है कि आपका मैसेज नहीं देख पाता था, मैसेज देख लिया, जवाब दे दिया। अब आपने 50 करोड़ की ज़मीन मेरी वापस कर दी, इसलिए मैंने जवाब दे दिया, वरना पहले नहीं दे रहा था क्योंकि तुमने ज़मीन वापस नहीं की, अभी तुमने ट्रांसफ़र किया इसलिए मैंने कर वापस वो दे दिया। रितु कुमारी पूछें सर रॉकेट की बॉडी किस मेटल की बनी होती है? बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसमें टाइटेनियम, आपके जो है वो ये एल्युमिनियम और बहुत सारे तरीके के जो है वो एलॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, उनसे बनते हैं। करंट अफेयर प्रवेश शुक्ला आज ही से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि 2028 का एग्ज़ाम आपको देना है तो 2027 से के करंट अफेयर की ज़रूरत होती है। क्वेश्चंस करंट अफेयर आपका एग्जैक्टली पूरा दुनिया को देखने का तरीका बता देती है कि कैसे उसको देखना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, आपको लगातार चीज़ों से लगातार जो है वो अपडेटेड रहते हैं आप। ठीक है, तो उसके बारे में सुनते समझते हैं। तो इसलिए अभी करंट अफेयर ऐसा मत सोचा कीजिए कि जिस साल हमें एग्ज़ाम देना होगा उससे 1 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, 1 साल पहले स्टार्ट करेंगे। आप करंट अफेयर अभी से स्टार्ट करिए। हो गया बच्चों, बना लिया आपने? तो क्रायोजेनिक इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजर यूज होता है, ऑक्सीकारक यूज होता है, दहन कक्ष कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, बता दी कि कैसे ये काम करता है और इसके बाद ये क्रायोजेनिक इंजन बना होता है। तो बच्चों इधर GSLV MK2 में आपने देखा कि 3 स्टेजेस का ये रॉकेट होता है। चरण 1 STPB से, चरण 2 UDMH लिक्विड ईंधन से और चरण 3 जो है वो क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है। 4 इसके अंदर बूस्टर लगे होते हैं, लिक्विड फ्यूल से चलते हैं। अब इसकी बच्चों पेलोड कैपेसिटी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, पेलोड कैपेसिटी क्या होती है, ये किस तरीके के पेलोड को ले जा सकता है? तो अगर मैं इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करूं, पेलोड क्षमता की बात करूं कि कितना ये सैटेलाइट ले जा सकता है, तो याद रखिएगा पेलोड क्षमता अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात की जाए, निम्न भूकक्षा की बात की जाए, तो निम्न भूकक्षा में ये 6000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है। कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है? 6000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है। और अगर जियो ऑर्बिट में ये सैटेलाइट भेजेगा तो लगभग लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट जो है ये जियो ऑर्बिट में भेज सकता है। तो जियो ऑर्बिट में GSLV MK2 बच्चों 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये 6000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकता है। ये है पेलोड क्षमता किसकी? हमारे GSLV MK2 की। तो GSLV MK2 में हमारी क्षमता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, GSLV MK2 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बच्चों GSLV MK3 के बारे में। तो GSLV MK3 अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। ये जो स्टेज इसमें जो है वो नहीं होता है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि इसमें जो मेन कोर इंजन होता है, ठीक है, कोर इंजन होता है वो होता है आपका लिक्विड इंजन। ठीक है, लिक्विड इंजन ही होता है और इसके चारों तरफ जो ये स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं, यानी इसको चरण 1 मान लेते हैं हम लोग। तो ये जो आपको किनारे किनारे जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे हुए हैं इसी को हम लोग चरण 1 मानते हैं और ये चलता है सॉलिड फ्यूल से, यानी कि STPB से चलता है।
चलता है, किससे चलता है, एसटीपीबी से चलता है। तो ये जो आपको स्ट्रैप ऑन बूस्टर की तरह से लग रहे हैं, यही चरण एक इसका होता है और ये चलता है एसटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, यानी कि ठोस ईंधन से चलता है। इसके अलावा बीच में कोर इंजन होता है जो इसकी चरण 2 कहा जाता है, इसका स्टेज 2 कहा जाता है, और ये चलता है लिक्विड इंजन यानी कि यूडीएमएस से चलता है, ठीक है, यूडीएमएस से चलता है। और इसका फिर ये जो थर्ड चरण होता है, चरण 3 होता है, ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आप समझ ही गए हैं। तो यहां पर क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है, यानी क्रायोजेनिक फ्यूल से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो चरण 3 में लगा होता है। तो ओवरऑल जो जीएसएलवी MK3 है या LVM3 है बच्चों, ये दुनिया का सबसे हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकलों में से एक है। चरण एक इसका जो है वो सॉलिड फ्यूल से चलने वाले बूस्टर्स होते हैं, और चरण 2 जो होता है यूडीएमएच होता है, यानी लिक्विड फ्यूल होता है, और थर्ड स्टेज जो इसकी होती है बच्चों वो क्रायोजेनिक ईंधन की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीएसएलवी MK3 या LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM3 के नाम से इसे जाना जाता है। तो लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3, MK3 इसे कहा जाता है, या MK3 के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये अब इसकी पेलोड कैपेसिटी, यानी इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है इसको भी सुन लीजिए। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होती है, पेलोड क्षमता जो इसकी होती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की, यानी जीएसएलवी MK3 की पेलोड क्षमता, तो लो अर्थ ऑर्बिट में बच्चों, लो अर्थ ऑर्बिट में ये अप्रोक्सीमेटली 8000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है। और जियो ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट ले जा सकता है वो लगभग लगभग 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट ले जा सकता है, 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट ले जा सकता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम के सैटेलाइट, जियो ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट ले जाने की क्षमता है, पेलोड क्षमता है इस जीएसएलवी MK3 की, ठीक है बच्चों। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कैसे बना होता है, 3 चरण होते हैं। चरण 1 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स होते हैं, चरण 2 यूडीएमएच होता है, और चरण 3 जो होता है वो क्रायोजेनिक ईंधन से चलता है। पेलोड क्षमता लियो में 8000 किलोग्राम और जियो में 4000 किलोग्राम की होती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, वन ऑफ द हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है ये दुनिया का। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। बिल्कुल हुआ है यूज। प्रीति झा कहाँ से ज्ञान दे रही हो, बिल्कुल हुआ है, इसका बहुत जबरदस्त हुआ है। अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, अभी लेटेस्ट यूज हुआ है।
नोट कर लिया बच्चों? हम्म। नहीं, इसमें अलग से बूस्टर नहीं लगता, बूस्टर ही एग्जैक्टली exactly चरण एक मान लिया जाता है, ठीक है। हाँ, जीएसएलवी MK2 में बूस्टर लिक्विड फ्यूल से चलता है। कैसे बताऊं पीयूष कुमारी? ठीक है, हो गया, ये बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब बच्चों अभी लेटेस्ट अपडेट अगर की जाए कि कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं, तो जीएसएलवी MK2 से, जीएसएलवी MK2 से जो हमने लेटेस्ट सैटेलाइट अभी भेजा है, ठीक है, जीएसएलवी MK2 से वो भेजा है निसार। निसार उपग्रह भेजा है, भारत और अमेरिका का, इंडिया और यूएसए का, इंडिया और यूएसए का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे एडवांस, ठीक है, सैटेलाइट हम लोगों ने भेजा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसे निसार कहा गया है। तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक 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 अपर्चर अपर्चर रडार। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जब स्पेस मिशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्यों भेजा गया, क्या इसके लक्ष्य है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि दुनिया का सबसे एडवांस सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो अमेरिका और यूएसए ने मिलकर भेजा है, जिसका नाम क्या है, जो है निसार, तो इसको अभी जुलाई 30 2025 को भेजा गया है। किससे भेजा गया है? जीएसएलवी MK2 से भेजा गया है। तो जीएसएलवी MK2 से भेजा जाने वाला लेटेस्ट सैटेलाइट कौन सा है बच्चों? निसार। ठीक है, और जीएसएलवी MK3 से, जीएसएलवी MK3 यानी कि हम लोगों ने जो अभी LVM-3 से सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट है, वो है नवंबर 2 2025 को, नवंबर 2 2025 को भेजा है, LVM-3 से भेजा है। कौन सा सैटेलाइट? CMS-03। CMS-03 क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि एक तरीके का दूरसंचार उपग्रह है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो एक तरीके का दूरसंचार उपग्रह है, नवंबर 2 2025 को इसे भेजा गया है। तो पूरा देखो, करंट अफेयर के साथ मैं सारी की क्लासेस लेता हूँ, बिल्कुल सारे करंट अफेयर से अपडेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मोटा मोटा करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट, जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक का जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर होता है बच्चों, वो सब कुछ मैं अपडेट के साथ लेता हूँ, और इस ये मामूली काम नहीं होता है। ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलती हैं, वो लोगों की कई कई महीनों और कुछ कुछ लोगों की कई कई सालों पुरानी रहती हैं, लेकिन मैं अगर परसों भी कोई घटना घटी है, कल भी कोई घटना घटी है और मुझे मेरे सामने पड़ गई, तो उसको भी मैं अपडेट कर देता हूं। तो इसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कि जो 3 साल पहले पढ़ा रहा था वही आज भी पढ़ा रहा हूं, नहीं, जो पहले पढ़ा रहा था उसमें लगातार मैं अपडेट करता हूं। रोज रात में बैठता हूं तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए रोज रात में बैठता हूं, रोज रात में देखता हूं कोई नई चीज तो नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपडेट करने की है। बच्चों को बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और रोज रात में 3 3 4 4 बजे तक मैं स्लाइड्स तैयार करता हूं आप लोगों के लिए, कि बिल्कुल करंट अफेयर से अपडेटेड रहे, लेटेस्ट न्यूज जो है मेरे प्यारे बच्चों को मिले। वो समझ में आ रही बात? तो इस सब पे मेहनत लगती है, वरना इतनी दिन भर में इतनी क्लासेस होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ तुम्हारी क्लासेस होती हैं। नहीं बेटा, बहुत सारी क्लासेस दिन में होती हैं, सारी क्लासेस लेता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड देने होते हैं, उसको देता हूँ, प्लस बैठकर ये देखता हूँ कि मेरी क्लासेस में बच्चे जो हैं वो आउटडेटेड ना रहें, मतलब जो भी मेरी नज़र में पड़ जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उन सबको अपडेट कर देता हूँ। तो ये इसलिए करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ कि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट जितने भी अपडेट, जीएसएलवी MK2 ने अभी लेटेस्ट जो भेजा है वो ये भेजा है, और जीएसएलवी MK3 ने CMS-03 भेजा है। इसे नोट कर लीजिए कि लेटेस्ट जो है लॉन्चेस बाई, मतलब अभी लेटेस्ट जो लॉन्चेस हैं वो यही सब हैं। कोई जरूरी नहीं है शशि प्रभा, इसे करिए। नहीं, सेंटिनल हमने नहीं लॉन्च किया है।
नोट कर लिया बच्चों? चलो, तो ये नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब बच्चों ये जो हम लोगों ने जीएसएलवी देखा, तो जीएसएलवी में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के हैं, कौन सा इंजन लगता है जीएसएलवी में, क्यों हम जीएसएलवी बना रहे हैं, कैसे हमने बनाया, और फिर इसके बाद लेटेस्ट लॉन्च कौन से किए, ये जीएसएलवी के हमने देख लिए। अब बच्चों हम लोग इस वक्त जीएसएलवी का ही एक वर्जन बनाने जा रहे हैं, बना रहे हैं, इनफैक्ट बना चुके हैं कह सकते हैं, कि हमारा जो एक महत्वाकांक्षी मिशन है, हमारा एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे हम लोग गगनयान मिशन कहते हैं। तो अभी हम लोगों का भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? गगनयान मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो गगनयान मिशन है, इसमें हम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भारत पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है स्पेस में भेजने जा रहा है, अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे गगनयान मिशन कहा जाएगा, तो उसमें हमने एक स्पेशल टाइप का लॉन्च व्हीकल बनाया है जो कि LVM-3 का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यानी कि जो LVM-3 हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसी LVM-3 का जो है वो उन्नत वर्जन है। ये कौन सा उन्नत प्रकार है, उन्नत वर्जन है। और इस उन्नत प्रकार को हमने क्या नाम दिया है? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो याद रखिएगा, ये भी LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, GSLV MK3 है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा हमने उन्नत बनाया है। कैसे? कि ये इंसानों को अंतरिक्ष में ले जा सके, मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जा सके, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जा सके गगनयान मिशन के अंतर्गत। तो गगनयान मिशन में जो हम लोग लॉन्च व्हीकल यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? HLVM-3 नाम है, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका उपयोग किया जाएगा गगनयान मिशन में। अब ये गगनयान मिशन क्या है, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग, मैंने बताया कि जब अंतरिक्ष मिशनों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको गगनयान पूरा पढ़ाऊंगा कि कैसे है, कैसे जाएगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आप ये लिख लीजिए कि जो LVM-3 है, LVM-3 को ही हमने उन्नत बनाकर गगनयान मिशन के लिए हमने मानव रेटेड LVM-3 तैयार किया है। यानी कि गगनयान मिशन के लिए स्पेशली लॉन्च HLVM-3 की मदद से गगनयान मिशन को भेजा जाएगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो। प्रवेश शुक्ला अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाए तो उसका बीमा वगैरह होता है, बीमा टाइप का कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर होती है। तो उसमें कुछ होता है, कुछ डील होती है। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ क्या डील रहती है, हर एक लॉन्च के लिए अलग अलग डील की जाती है। इसे नोट कर लिया बच्चों? तो गगन भारत के अंतरिक्ष मिशन जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है, जिसे गगनयान मिशन के नाम से जाना जा रहा है, उस गगनयान मिशन के लिए हम जो है वो नया लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं जो कि LVM-3 का ही उन्नत प्रकार होगा, जिसका नाम है मानव रेटेड LVM-3 या HLVM-3 के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, HLVM-3 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो भारत ने जो है वो भारत ने एक और लॉन्च व्हीकल बना लिया है बच्चों, जिसे हम लोग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसे जाना जाता है, या हिंदी में इसे बोलते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। लघु उपग्रह, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान
जो है इसे कहा जाता है SSLV कहा जाता है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो ये बच्चों ये जो लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने बनाया है ये भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है जो पृथ्वी से सैटेलाइट्स को लेकर जाता है, पृथ्वी से सैटेलाइट को लेकर जाता है कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में ले जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी पर, ये अप्रोक्सीमेटली लो अर्थ ऑर्बिट में ये लगभग 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में, 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को लेकर जाएगा। कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लेकर जा सकता है बच्चों, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने की है, लगभग 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को, 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, ठीक है, लो ऑर्बिट में ले जा सकता है। इसकी खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टेजेस वगैरह नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉलिड फ्यूल से, यानी कि ये ठोस ईंधन से चलने वाला है, सिर्फ ठोस ईंधन पर आधारित है, ठोस ईंधन पर आधारित, ठोस ईंधन पर आधारित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है ये कैसा प्रक्षेपण यान है बच्चों, ठोस ईंधन पर आधारित प्रक्षेपण यान है, यानी सिर्फ ठोस ईंधन से चलता है, इसमें लिक्विड फ्यूल या फिर इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल का उपयोग नहीं किया जाता है, पूरी पूरी तरीके से ठोस ईंधन पर आधारित ये लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होता है बच्चों, फायदा दो फायदे हैं इसके। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि क्योंकि ये ठोस ईंधन से ही चलता है तो इसलिए बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत बेहतर पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, पहला इसका फायदा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, सर आप ये सवाल उठा सकते हैं कि सर ये 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो तो पीएसएलवी भी भेज रहा था, वो काम जीएसएलवी भी बेस कर सकता है, तो आखिर पीएसएलवी और जीएसएलवी के लिए हम पीएसएलवी और जीएसएलवी को छोड़कर हमें एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, जबकि यही काम पीएसएलवी भी कर रहा है, यही काम जो है जीएसएलवी भी कर रहा है, तो क्यों जरूरत है पड़ी हमें एसएसएलवी बनाने की। तो पहली चीज तो ये है बच्चों कि इसमें मल्टीपल इंजन नहीं लगते हैं, मल्टीपल चरण नहीं होते हैं और सॉलिड फ्यूल से ही चलता है, तो इससे ये हो जाता है ये सस्ता पड़ता है। तो अब आपको पता है कि सबसे सस्ता जो चीज होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है, भारत में तो यही हाल होता है, तो सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल के जमाना जो जमाना हो गया है वो जमाना ये हो गया है कि अब आपको सस्ता ही नहीं चाहिए, आपको जल्दी भी चाहिए। जैसे पहले के जमाने में अगर कोई आपके मान लो कोई आप प्रयागराज में रहते हैं और दिल्ली में से कोई सामान मंगाना है तो पहले दिल्ली कोई जाता था तो आप कहते थे तो वो महीने भर बाद लौट के आता था, फिर वो आपको सामान मिलता था। फिर उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों का ज़माना आ गया, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपको हम 15 दिन में लाकर सामान दे देंगे, थोड़ा पैसा लेंगे। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद वो फिर 15 दिन में सामान आपको मिलने लगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं 15 दिन की ज़रूरत नहीं है, आपको हम 1 हफ्ते में सामान ला कर दे देंगे। आपने कहा वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा और पैसा ले लीजिए, ठीक है ले लीजिए, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी आप मतलब ई कॉमर्स कंपनियां देने लगी, डिस्काउंट भी देने लगी और 1 हफ्ते में लाकर देने भी लगी। तो सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। फिर उसके बाद एक वक्त आया, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी करेंगे, ठीक है, आप ऑर्डर करिए, हम आपको सस्ता भी देंगे और 24 घंटे के अंदर डिलीवरी भी कर देंगे। आपने कहा और शानदार हो गया। और अब क्या जमाना आ गया कि बच्चों वो सस्ता भी देंगे और साथ ही साथ तुरंत देंगे, यानी 2 मिनट में दे देंगे, 5 मिनट में दे देंगे, 10 मिनट में दे देंगे। ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का मतलब समझते हो, ब्लिंकिट मतलब कि आंख पलक झपकाई, ब्लिंकिट यानी ब्लिंकिट का मतलब होता है पलक झपकाना। तो आपने जैसे पलक झपकाई और सामान हाजिर हो गया। तो अब जमाना क्या हो गया, सस्ता भी होना चाहिए और ब्लिंकिट भी होना चाहिए, यानी कि जल्दबाजी में तुरंत आ जाना चाहिए, हम ज्यादा देर 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये चीज हो रही है कि सस्ती भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए, तो उसी हिसाब से जो है भारत के इसरो ने भी तैयारी कर ली है कि फ्यूचर जो है स्पेस में भी यही होगा कि लोग जो है जल्दी सस्ता भी चाहेंगे और जल्दी भी चाहेंगे। वो सोचेंगे कि भैया जल्दी से जल्दी जो है हमको जो है स्पेस में लॉन्च अपने सैटेलाइट को भेजना है, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एसएसएलवी की, पहली बात तो सॉलिड फ्यूल से चलता है इसलिए सस्ता है। दूसरा क्या सबसे खास बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, इसकी खास बात यह है कि अगर आप पीएसएलवी से सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे, जीएसएलवी से सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे, तो कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त आपको
देना पड़ेगा। यानी अगर आज आप ऑर्डर करते हैं, विदेशी लोग मुझसे सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं या फिर देश में ही कोई कंपनी मुझसे सैटेलाइट लॉन्च करवाती है, तो वो हमें ऑर्डर करेगी, तो हम लोग इसके ऑर्डर को मतलब उसके ऑर्डर को 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो हमें बताएगी, तो हम 3 से 4 महीने के बाद हम उसकी तैयारी करेंगे, अपने लॉन्च व्हीकल्स बनाएंगे, उसका सारा सिस्टम सेट करेंगे, उसके बाद हम लॉन्च कर सकते हैं। तो मतलब 3 महीने से पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि सैटेलाइट लॉन्च हो सके। तो अब लोगों का जमाना, मैंने बताया ना, अब लोगों को इतना पेशेंस है नहीं, उनको भाई इमरजेंसी में चाहिए, इमरजेंसी में उनको सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, उनको जल्दी से जल्दी कोई जासूसी उपग्रह भेजना है, कहीं युद्ध छिड़ गया है तो जासूसी उपग्रह भेजना है, तो हमें जल्दी से जल्दी सैटेलाइट लॉन्च करवाना है। तो अब ऐसी स्थिति में तो हमारा हम कहते हैं कि नहीं भैया, हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, और 3 महीने बाद जब तुम उसका सैटेलाइट लॉन्च करोगे, तब तक वो देश ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तो क्या फायदा है। तो इसलिए बच्चों क्या किया गया कि ये जो एसएसएलवी बनाया गया, इसकी सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये सुनकर मजा आ जाएगा कि ये बच्चों आज का ब्लिंकिट है। मतलब मान लीजिए कि आपको पीएसएलवी से, जीएसएलवी से सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो 3 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, और इससे अगर सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ 72 दिन नहीं बेटा, सिर्फ 72 घंटे पहले तुम ऑर्डर दो, तुम्हारा सैटेलाइट 72 घंटे के अंदर हम लॉन्च करके उसको अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। तो बहुत खूबसूरत इसकी बात यह है कि सिर्फ 72 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर हम सैटेलाइट एसएसएलवी की मदद से किसी भी देश का या किसी भी कंपनी का हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका जो फायदा है वो क्या है बच्चों, हमारे एसएसएलवी का पहला फायदा तो ये है कि ये बच्चों सॉलिड फ्यूल से चलता है, तो सस्ता है, और दूसरा क्या है कि बहुत ही ज्यादा तीव्र डिलीवरी करने में सक्षम है। यानी कि बहुत कम समय में मात्र कम समय में हम प्रक्षेपण बहुत कम समय में प्रक्षेपण किया जा सकता है, बहुत कम समय में प्रक्षेपण किया जा सकता है, सिर्फ 72 घंटे में। ठीक है, तो ये इसका खास बात है। तो अब क्योंकि मार्केट इसी तरह से बन रही है, इस तरीके के अंतरिक्ष यानों के लिए बन रही है जो सस्ते हों और बहुत कम समय में प्रक्षेपण कर सकें, तो इसलिए हम लोगों ने अभी इसके लिए एक नया जो है स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर दिया है। मतलब एक वो स्पेस स्टेशन नहीं, लॉन्च स्टेशन बनाना शुरू कर दिया है, और उसको वो बन रहा है कुलशेखर कुलशेखरपट्टनम कुलशेखरपट्टनम नाम की जगह है तमिलनाडु में। तो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में जगह है, वहां पर हमने नया स्पेस पोर्ट बनाना शुरू कर दिया है, नया प्रक्षेपण स्थल बनाना शुरू कर दिया है, जो स्पेशली किसके लिए होगा, प्रक्षेपण स्थल जो स्पेशली कहां पर के लिए होगा, आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए होगा। अभी कहां से प्रक्षेपित करते हैं, अभी आंध्र प्रदेश से कैसे करते हैं, श्रीहरिकोटा से। तो अभी जितने भी प्रक्षेपण होते हैं, चाहे पीएसएलवी के, चाहे जीएसएलवी के, चाहे किसी भी तरीके का जो प्रक्षेपण होता है, वो होता है श्रीहरिकोटा से। और यहाँ पर जो प्रक्षेपण होगा, मतलब यहाँ पर जो नया हम स्पेस पोर्ट बना रहे हैं, प्रक्षेपण स्थल बना रहे हैं, वो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में बना रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली एसएसएलवी प्रक्षेपित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फिर से समझ लीजिए, एसएसएलवी क्या है। एसएसएलवी एक छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की क्षमता वाला ये लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, जो 300 से लेकर 500 किलोग्राम के उपग्रहों को 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि यह ठोस ईंधन पर आधारित प्रक्षेपण यान है, इसलिए सस्ता होता है और बहुत कम समय में प्रक्षेपण इसका किया जा सकता है, मात्र 72 घंटे में। ठीक है, और इसके लिए हम लोग नए प्रक्षेपण स्थल का निर्माण शुरू कर चुके हैं, जो कहां पर मौजूद है, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। तो नया प्रक्षेपण स्थल बनाया जा रहा है, इसमें नया प्रक्षेपण स्थल बनाया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर हो गई, मजा आ रहा है ये सारी चीजें जानकर बच्चों? ये एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि कहां पर कौन सा किस तरह से डिफरेंस है और क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। बिल्कुल बात क्लियर है?
बहुत बढ़िया, तो नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया अजय तनु। बहुत बढ़िया, नोट हो गया बच्चों सब लोगों को। क्लास नोट्स का तो कुमारी अंजू मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको स्लाइड तो मिल ही जाती होगी आफ्टर क्लास। ओके, चलो। अब हम लोग बच्चों अभी तक पीएसएलवी के बारे में बात की, जीएसएलवी के बारे में बात की, अब हम एसएसएलवी के बारे में बात करी, अब हम लोग आरएलवी के बारे में बात करेंगे। आरएलवी का बच्चों क्या मामला है कि अभी तक जो भी आप लोग लॉन्च व्हीकल देख रहे हो, तो ये सारे के सारे जो लॉन्च व्हीकल है, इनकी खास बात ये है कि ये जाते हैं, सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज देते हैं, और उसके बाद इनके जो चरण होते हैं यानी कि स्टेजेस होती हैं वो अलग सेपरेट हो जाती हैं, और ये सारे के सारे चरण जो हैं वो वापस समुद्र में गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार हमें इंजन्स को बनाना पड़ता है, बार बार इन चरणों को बनाना पड़ता है, और बार बार ये जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इससे हमारा जो खर्च होता है बहुत ज्यादा आता है, बार बार हम नए इंजन्स बनाते हैं, नए इंजन खराब होते हैं, नए इंजन जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हम एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाएंगे, हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, ठीक है, जो क्या होगा कि जाएगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल बनाया जाएगा जो जाएगा, सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ेगा, ठीक है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ेगा और वापस धरती पर इसको हम लैंड करा लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर फ्यूल भरेंगे, और इसके अंदर फ्यूल भरेंगे, और फ्यूल भरकर फिर हम इसको लॉन्च करेंगे, फिर इससे सैटेलाइट लॉन्च कराएंगे, फिर इसको धरती पर उतार लेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर फ्यूल भरेंगे, फिर इससे सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे, फिर इसको धरती पर उतार लेंगे। तो बच्चों इस वक्त लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा में सैटेलाइट को भेजने के लिए हम बार बार एक ऐसा लॉन्च व्हीकल हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहे हैं जो बार बार सैटेलाइटों को लॉन्च करके धरती पर वापस आ सके। तो ऐसे लॉन्च व्हीकल को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जा रहा है, आरएलवी के नाम से जाना जा रहा है, या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जा रहा है, या पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो पहला परीक्षण था मई 23 2016 को हमने किया था, मई 23 2016 को इसका पहला परीक्षण किया था, और इसका नाम रखा था आरएलवी टीडी, आरएलवी टीडी का परीक्षण किया था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ये हमने किया था, कब किया था बच्चों, 23 मई को किया था, 23 मई 2016 को किया था। इसमें किया क्या था हमने, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने इसके अंदर क्या किया था कि एक रॉकेट बूस्टर की मदद से, हमने यहां पर देखिएगा बच्चों क्या काम किया था कि इसमें हमने रॉकेट बूस्टर की मदद से हमने ये लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को जोड़ा और इसको लॉन्च कर दिया। ये गया 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 अंतरिक्ष में लगभग 60 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, और फिर उसके बाद जो है गया ये लॉन्च व्हीकल, और इसके बाद जो है ये जो सेपरेट बूस्ट, जो ये बूस्टर था सॉलिड फ्यूल बूस्टर, ये अलग हो गया और ये लॉन्च व्हीकल पहुंचा अंतरिक्ष में, और इसके बाद ये धरती पर सही सलामत, सही
डायरेक्शन में करते हुए इसको समुंदर में उतार लिया गया। तो इसको समुंदर में उतारा गया था, ना कि जो है वो जमीन पर उतारा गया था। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि हम देखना चाहते थे कि हमारा लॉन्च व्हीकल क्या अंतरिक्ष में पहुंचेगा, और अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो जब ये हमारी धरती पर क्या वापस लौट सकता है, क्या सही सलामत वापस लौट सकता है, किस स्पीड पर लौटेगा, क्या दिक्कत होगी, क्या समस्याएं होंगी, उन सब को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि इसको अंतरिक्ष में भेजा और उसके बाद इसको समुद्र में जो है वो उतार दिया और समुद्र में ये डूब कर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। कब किया गया था? 23 मई 2016 को किया गया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरीके से बच्चों क्या हो गया था? सफल हो गया था। ये पूरी तरीके से सफल हो गया था। फिर हमने क्या किया बच्चों? आरएलवी का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। फिर बीच में कोरोना वगैरह आ गया, फिर इसके बाद कोरोना वगैरह में तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, लेकिन फिर हमने आरएलवी का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था आरएलवी एलईएक्स एक्सपेरिमेंट। आरएलवी एलईएक्स एक्सपेरिमेंट मतलब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। एलईएक्स का मतलब हो जाता है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसे कहा गया। तो ये जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था बच्चों, ये किया गया, जैसे आरएलवी एलईएक्स मिशन कहा गया। और ये आरएलवी एलईएक्स मिशन जो है वो 01 यानी पहला मिशन, यानी इस बार हम इसको धरती पर लैंड कराने जा रहे थे, यानी कि सतह पर लैंड कराने जा रहे थे, यानी कि रनवे पर लैंड कराने जा रहे थे। और ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट बच्चों हम लोगों ने किया, ये किया अप्रैल 2 2023 में, जिसमें जो है चित्रदुर्गा एयरपोर्ट है कर्नाटका में। चित्रदुर्गा एयरपोर्ट बच्चों कहां पर है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में हम लोगों ने क्या किया? अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से, हमारी वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर है, उसने इस आरएलवी को, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को अपने साथ बांधा और बांधकर इसको उड़ाकर ले गया रनवे से, यानी चित्रदुर्गा एयरपोर्ट जो कर्नाटका में मौजूद है वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर और 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। कौन? ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर था। तो 3 किलोमीटर की दूरी पर, रनवे से कितनी दूरी थी? ये रनवे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी थी। और कितनी ऊंचाई थी? ये लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई थी। तो 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर ये अपाचे हेलीकॉप्टर इसको गया और वहां से इसने ड्रॉप टेस्ट किया। ड्रॉप टेस्ट का मतलब छोड़ दिया। और फिर जब छोड़ दिया तो इसका इंजन चालू हो गया, और इस इंजन की मदद, अपने इंजन की मदद से और जीपीएस की मदद से इसने रनवे को ढूंढा और उसके बाद जो है रनवे पर सही सलामत जो है वो लैंड कर गया। तो ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया, आरएलवी एलईएक्स मिशन कहा गया। ये अप्रैल 2023 को किया गया। कहां पर किया गया बच्चों? ये किया गया आपका कर्नाटका के चित्रदुर्गा में, वैमानिकी परीक्षण रेंज में ये किया गया। तो ये आप जो देख रहे हैं ये जो है ये हमारा आरएलवी है, और आरएलवी है ये जब चित्रदुर्गा एयरपोर्ट पर उतरा था तो इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो इसे आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। कब किया गया? अप्रैल 2023 को किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा सही सफल हो गया। तो अप्रैल 2023 को ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी सफल हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों? सफल हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों? सफल हो गया। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट सफल हो गए। फिर हमने सोचा थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, एक बार हम फिर लैंड करा के देख लेते हैं। तो फिर हमने आरएलवी का बच्चों, आरएलवी का फिर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया और इसको लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02 कहा गया। ठीक है, आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02 कहा गया। वही चित्रदुर्गा एयरपोर्ट पर हम ले गए। फिर हमने उसको 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गए। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर की दूरी पर हमने छोड़ा, और उसके बाद छोड़ने के बाद फिर उसको ड्रॉप किया, और फिर वो सही सलामत जो है वो रनवे को तलाश करता हुआ जीपीएस की मदद से रनवे पर सही सलामत लैंड कर गया। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया मार्च 22 2024 को। मार्च 22 2024 को हमने ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02 किया। तो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कब किया गया? मार्च जो है वो 2024 को, मार्च 2024 को ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02 किया गया। ये भी पूरी तरह से बच्चों क्या हुआ? सफल हुआ। वही चित्रदुर्गा एयरपोर्ट पर ही इसमें किया गया था। अब क्या है, जो ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 02 किया, इसी में के दौरान हमने इसका नाम जो है बदल दिया। हम अभी तक इसको लॉन्च व्हीकल, इसको हम लोग वो आरएलवी कहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने इसका नाम जो है वो फिर से बदल दिया है। अब इसी के बाद हमने, इसी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इस आरएलवी का नाम हमने बदलकर
पुष्पक रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? पुष्पक। तो ये जो पुष्पक विमान हमारे ग्रंथों में आता है तो उसी के नाम से हमने इसका नाम रख दिया पुष्पक। तो RLV LEX 02 मिशन जब मार्च में किया गया तो इसकी सफलता के बाद इसका नाम पुष्पक विमान रख दिया गया। ठीक है, पुष्पक विमान रख दिया गया। फिर हमने सोचा कि चलो भाई एक बार और चेक करके देख लेते हैं कि हो सकता है कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये फिर हमने RLV को लिया और फिर हम लोगों ने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03 किया, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03 किया। ठीक है, अब ये जो RLV LEX 03 मिशन था इसमें भी वही चित्रदुर्गा एयरपोर्ट पर ले गए और उसके बाद जो है वहां पर हमने छोड़ा और फिर उसके बाद उसको लैंड करा लिया। तो इसको LEX 03 मिशन कहा गया और ये किया गया जून 2023 को, सॉरी 24 को, जून 2024 को किया गया। ठीक है, तो ये कब कहा किया गया बच्चों? जून 2024 को किया गया, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03 किया गया। अब इस तरीके से ये पूरी टाइमलाइन है। अभी तक इतने एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, अभी और भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे इसके, और माना जा रहा है 2028 के बाद जो है ये हमारे पास मौजूद होगा। तो ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ऐसा है कि मतलब अनुमान है कि हमारा 2028 तक ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। अनुमान यही है, बाकी जो है वो फ्यूचर में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन अनुमान है कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, तक तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये पूरी मैंने टाइमलाइन आपको बता दी कि सबसे पहले RLV TD किया 23 मई 2016 को किया, सफल रहा। ठीक है, साथ ही साथ फिर हमने RLV LEX किया, 3 बार किया, तीनों सफल रहे और 2028 तक हम इसको बनाकर तैयार कर देंगे। इसको कम से कम माना यह जा रहा है कि अगर ये जो RLV होगा लो अर्थ ऑर्बिट में कम से कम 100 बार जो है, ठीक है, ये प्रक्षेपण कर सकता है, कम से कम 100 बार प्रक्षेपण कर सकता है। इतनी क्षमता है कि ये जो है 100 बार प्रक्षेपण कर सकता है, यानी कि सैटेलाइट को भेज सकता है और फिर वापस आ सकता है। तो इस तरीके से ये RLV बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि कहाँ पर ये जो लैंड हमारे RLV बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं और इसके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसको हम लोग कम से कम 100 बार प्रक्षेपण कर सकते हैं इसकी मदद से। और अभी हमारे पास है नहीं, हम इसे बना रहे हैं। इसके कई एक्सपेरिमेंट RLV TD, TD का मतलब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कहा गया है, जो 23 मई 2016 को किया गया। बाकी सारे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हैं, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 1 2 3 ये सब किए जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा अपने टाइप का जो है वो मतलब लॉन्च व्हीकल है। ऐसे जो है वो अमेरिका और रशिया के पास ऑलरेडी पहले थे। ठीक है, हमारे पास, हाँ, हमारे पास जो है वो
इसके अंदर एक अलग तरीके का इंजन यूज करेंगे खुशी, अभी बताता हूं। इसके अंदर एक स्पेशल इंजन यूज कर रहे हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, बताता हूं। हो गया बच्चों? हाँ, तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी अभी क्लियर नहीं की है कि कितनी होगी, ठीक है, लेकिन जैसे कि पीएसएलवी की होती है वैसे ही होगी। तो अभी क्लियर नहीं है कि कितने की होगी, अभी कहीं पर भी इसरो ने मेंशन नहीं किया है। तो मेंशन जो इसरो ने नहीं बताया वो हम कैसे बताते हैं? हम बता दें, पता लगा कल तुम्हारा गला पकड़ लो नरगिस कि सर आपने बताया था इतनी थी और इसरो बता रहा है ऐसा है। तो बेटा अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कि ये भी नोट कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली ये जो आरएलवीज किए गए हैं, आरएलवी का जो एलईएक्स एक्सपेरिमेंट किया गया है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटका के चित्रदुर्गा में वैमानिकी परीक्षण रेंज में ये सब किए गए हैं। तो तीनों लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कहाँ किए गए हैं? चित्रदुर्गा वैमानिकी परीक्षण रेंज में किया गया। तो इस एरिया को याद रखिएगा, कहाँ पर मौजूद है? कर्नाटका में। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? इंडिया से इसलिए करवाते हैं परेश प्रवेश शुक्ला, क्योंकि उससे बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है और हम बहुत अच्छा करते हैं इसलिए करवाते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर आरएलवी जो है बच्चों, आरएलवी के अंदर एक विशेष प्रकार का हम लोग इंजन लगा रहे हैं जिसका नाम है एयर ब्रीदिंग इंजन। क्या बोला जाएगा बच्चों? एयर ब्रीदिंग इंजन। तो आरएलवी के अंदर बच्चों हम एक विशेष प्रकार का इंजन लगा रहे हैं जिसे एयर ब्रीदिंग इंजन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, समझिएगा इस बात को कि मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जब हम लोग देख रहे हैं कि जब आप लोग क्रायोजेनिक इंजन देखते हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल कलम रोक के समझिएगा कि जब हम लोग बच्चों क्रायोजेनिक इंजन देखते हैं तो क्रायोजेनिक इंजन में एक चीज देखते हैं कि एक तरफ हम डालते हैं जो है वो ईंधन डालते हैं, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन डालते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन का, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन नॉर्मल होता है तो उसमें लिक्विड हाइड्रोजन
लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 60 से 70% तक सिर्फ मतलब पूरे के पूरे जो भार होता है हमारे फ्यूल सिस्टम का, जो हमारे पूरे के पूरे ईंधन तंत्र का भार होता है, उसमें 60 से 70% सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन यूज होती है। और सिर्फ जो है वो 30 से 40% जो होता है वो हमारा फ्यूल यूज होता है, यानी ईंधन यूज होता है। अब बच्चों ये ऑक्सीजन का काम क्या है, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन का काम होता है कि इसको जलाना, खुद जलना नहीं बल्कि इसको जलाना, हाइड्रोजन को जलाना। मतलब यह है कि जलने वाला जो फ्यूल है, जो इस असल में हमारी रॉकेट को ऊर्जा देता है, वो है 30 से 40%, और जो जलाता है वो है 60 से 70%। मतलब मामला ये यहां पर मजेदार बात है कि पता लगा कि दूल्हा एक है, बाराती जो है वो 100 गए हैं, तो क्या फायदा, खर्च तो सारा का सारा बारातियों पे हो रहा है ना, बेचारे दूल्हे पर कहां खर्च हो पा रहा है। तो सीधी सी बात है कि लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो तो बेचारा कम है, यानी ईंधन कम यूज हो रहा है, मतलब ये कैरी हो रहा है, और ऑक्सीजन जो इसको जलाने वाला है वो ज्यादा कैरी हो रहा है, जिससे हमारा जो सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है, जो हमारा प्रक्षेपण यान है, जो वो क्या हो जा रहा है, काफी भारी हो जा रहा है। तो जलाने वाला ज्यादा है, जलने वाला कम है, ईंधन कम है, क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजर ज्यादा है। तो इससे बड़ा वैज्ञानिक परेशान थे। वो सोचे यार जबरदस्ती ऑक्सीजन का इतना मोटा जो है भार हम लेकर जाते हैं, अगर किसी तरह से किसी तरीके से ऑक्सीजन का ये भार कम हो जाता, ऑक्सीजन का भार अगर ये कम हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते कि जो है वो मतलब आपका हाइड्रोजन जो है वो हम बढ़ा देते, जिससे कि हमारी ईंधन तंत्र में ईंधन की अधिकता हो जाती और हम इस ईंधन से लंबी दूरी तय कर सकते थे, भारी सैटेलाइटों को ले जा सकते थे। तो हमने सोचा किसी तरीके से ये हाइड्रोजन की मात्रा बढ़े लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि ये जबरदस्ती जो है हमारे साथ कैरी हो रहा है। ठीक है, तो यही वाला मामला चल रहा था। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजन बनाया बच्चों, जिसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। ये क्या काम करता है बच्चों, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाता। बड़ी मजेदार चीज है, ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाता। ये क्या करता है, ये सिर्फ फ्यूल सिलेंडर लेकर जाता है, सिर्फ फ्यूल लेकर जाता है, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन लेकर जाता है। तो यहां पर होता है, मान लीजिए यहां पर हो जाता है, यहां पर फ्यूल टैंक हो जाता है, यहां पर भी फ्यूल टैंक हो जाता है, ये फ्यूल टैंक है, यानी कि यहां पर लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले क्या था, लिक्विड हाइड्रोजन इधर भरता था, लिक्विड ऑक्सीजन यहां भर जाता था। लेकिन अब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं ले जाते, अब लिक्विड हाइड्रोजन ही ले जाते हैं। ठीक है, इस इंजन के अंदर इधर। और फिर क्या होता है, इसको ऐसा बनाया है हम लोगों ने, इस तरह से डिजाइन किया है कि जब ये उड़ान भरे तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है, ये उसको सक करता है, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ये खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन खींचती है, यानी इस इंजन की खास बात क्या होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ये अपनी तरफ खींचती है और उसके बाद उसमें उस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर और उसे ठंडा करके, यानी कि लिक्विफाई करके, और उसे कंबस्शन चेंबर में भेज देती है। और इधर हमारा लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक होता है, लिक्विड हाइड्रोजन निकल निकल कर कंबस्शन चेंबर में जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन निकल निकल के कंबस्शन चेंबर में जाता है, और इधर से वायुमंडल की ऑक्सीजन खींच कर ये इंजन अंदर डाल देता है कंबस्शन चेंबर में। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन गई इधर से, फ्यूल गया इधर से, कंबस्शन चेंबर में ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन मिल गई, तो इसके बाद दोनों जलते हैं और इसके बाद पूरे रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है, यानी कि रॉकेट को ऊर्जा मिलती है और रॉकेट उड़ान भरता है। तो बच्चों ये एक ऐसा स्पेशल इंजन है जो क्या काम करता है, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर को नहीं ले जाता। ठीक है, नहीं ले जाता, ये अपने साथ जो सिलेंडर ये इंजन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर, ठीक है, ये खींचकर क्या करता है, कंबस्शन चेंबर में भेजकर हाइड्रोजन को जला देता है और फाइनली ये उड़ान भरता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एयर ब्रीदिंग इंजन की खास बात क्या होती है कि ईंधन के दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का ये क्या करता है बच्चों, प्रयोग करता है। अब आप इससे कहेंगे कि तो इससे फायदा क्या, फायदा यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ईंधन ले जा सकते हैं, और फायदा क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेलोड बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भारी सैटेलाइट को ले जा सकते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि सर अंतरिक्ष में जो है ऑक्सीजन कहां मिलेगी, बेटा अभी इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, निम्न भूकक्षा में भेज रहे हैं, और निम्न भूकक्षा में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है उतनी ऑक्सीजन में ये उतनी ऑक्सीजन को खींचकर सेपरेट करके काम चला लेगा। मतलब उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतनी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मौजूद है
जितनी ऑक्सीजन की इसको जरूरत है, और ये उतनी खींच के अपना काम चला लेगा। आगे जाना होगा अंतरिक्ष के और जगह पर, जैसे हाई अर्थ ऑर्बिट पर, जियो ऑर्बिट पर, या फिर उसके बाद जो है चंद्रमा पे जाना होगा, तब हम लोग कुछ दूसरा एक प्रोसेस है उसका यूज करेंगे। लेकिन अभी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? अभी हम लोग इसमें जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको हम भेज रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए उतनी वायुमंडलीय ऑक्सीजन जितनी जरूरत होती है उतना ये खींच लेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बच्चों ये हम लोग एक नया इसके अंदर आरएलवी के अंदर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अंदर हम लोग एयर ब्रीदिंग इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल बात आप समझ में आ गई होगी बच्चों कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम क्रायोजेनिक इंजन में जैसे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीडाइजर को कैरी करते हैं, इसमें भी कैरी करें। तो हमने उसको बचत करने के लिए हमने एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को खींचकर जो है वो कंबस्टन चेंबर में भेजता है और हाइड्रोजन को जलाने का काम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को हमें अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ता है। तो एयर ब्रीदिंग इंजन बच्चों ईंधन के दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर ब्रीदिंग इंजन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, उसे बोलते हैं टर्बो रामजेट इंजन। ठीक है, टर्बो रामजेट इंजन होते हैं। वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले इन दो प्रकारों को समझ लीजिए। टर्बो रामजेट इंजन क्या बोला जाता है उसे? टर्बो रामजेट इंजन। टर्बो रामजेट इंजन इसे कहा जाता है। और दूसरा होता है टर्बो स्क्रैमजेट इंजन। दूसरा होता है टर्बो स्क्रैम जेट इंजन। ये दो प्रकार के इंजन होते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है? काम वही होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचना और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर जो है उसको जो है हाइड्रोजन को जलाना। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, उस फर्क को समझने से पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किस आधार पर इसको अलग किया जाता है। तो एक बात समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से पेन रोक कर समझिएगा बच्चों, कि हमारे यहाँ हमारा जो ध्वनि की जो चाल होती है, जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड एक और कॉन्सेप्ट आज समझ जाओगे आप लोग बहुत अच्छे से, जो अक्सर जो है न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते हो लेकिन समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो साउंड की स्पीड होती है वो एयर में यानी कि वायु में, साउंड की स्पीड जो एयर में होती है, वायु में होती है, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो होती है आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है बच्चों? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा बच्चों, साउंड की स्पीड एयर में, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों? 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी मेरी आवाज यहां पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हम हो तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जो पहुंच रही है वो 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हो रही है। तो याद रखिएगा बच्चों, साउंड की स्पीड हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस 332 मीटर प्रति सेकंड को जानते हो टेक्निकली क्या बोला जाता है? टेक्निकली इसको कहा जाता है 1 मैक कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको जो है टेक्निकली बोला जाता है 1 मैक। ठीक है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है? 332 मीटर प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है? 1 मैक कहा जाता है। ठीक है, 1 मैक कहा जाता है। ठीक है, तो 1 मैक इज इक्वल टू, अगर कभी आपसे पूछा जाए 1 मैक इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 मैक इज इक्वल टू 332 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। और 332 मीटर पर सेकंड क्या होता है? साउंड की स्पीड होती है हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बात आपको मुझे लगता है हर बच्चे को जो कि दिमाग खोल के बैठा होगा समझ में आ गया होगा। मैं फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा, चाहे आप कितना भी कमेंट कर लो। अगर तीसरी चौथी बार बताने पे नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप यहां क्लास में अवेयर नहीं हो, और नहीं हो क्लास के अंदर तो इसके बाद मेरी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर से बता दे रहा हूं कि ध्वनि की चाल हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, और इसी 332 मीटर प्रति सेकंड को कहा जाता है 1 मैक। क्या कहा जाता है? 1 मैक कहा जाता है। 332 मीटर प्रति सेकंड को 1 मैक कहा जाता है। अब समझिए, अब ये 1 मैक क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों किसी भी रॉकेट की, किसी भी मिसाइल की स्पीड अगर 1 मैक से, ठीक है, 1 मैक से अगर किसी भी रॉकेट की स्पीड, किसी मिसाइल की स्पीड, किसी फाइटर जेट की स्पीड 1 मैक से लेकर यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 5 मैक के बराबर होती है,
ठीक है, 1 मैक से लेकर 5 मैक के बराबर होती है, तो इस स्पीड को बोला जाता है सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है बच्चों? सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो आप लोग ये बात सुनते होंगे, आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं। कहते हैं ना सुपरसोनिक विमान है, सुपरसोनिक विमान है, ये सुपरसोनिक विमान है, भारत का जो तेजस है वो सुपरसोनिक विमान है। तो ये सुपरसोनिक नाम आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा तो आज समझ में आ गया होगा कि अगर सुपरसोनिक विमान है या रॉकेट है तो उसकी सुपरसोनिक उसे कहते हैं जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में होती है। यानी साउंड की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर या उसकी 2 गुनी या उसकी 3 गुनी या उसकी 4 गुनी या उसके 5 गुनी के बराबर हो तो इसे बोलते हैं सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। नितिन बाबू जो पढ़ा रहा हूं उसे पहले समझो, ठीक है, बहुत बड़े हीरो मत बनो, बीच बीच में कमेंट करते हो, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो 1 मैक से 5 मैक यानी 332 मीटर प्रति सेकंड या उसका 2 गुना या उसका 3 गुना या उसका 4 गुना या उसका 5 गुना अगर स्पीड हो तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर 1 मैक से कम की स्पीड किसी भी जहाज की या फाइटर जेट की या अंतरिक्ष यान की है तो उसे बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक विमान। ठीक है, तो सब सोनिक स्पीड का मतलब हो गया बच्चों कि जिसकी स्पीड साउंड इसकी स्पीड से कम हो, साउंड की स्पीड से कम हो, 1 मैक से भी कम हो, तो उसे सब सोनिक स्पीड वाला विमान कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ध्वनि की चाल से 5 गुने से भी ज्यादा हो यानी 5 मैक से भी ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं बच्चों हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरसोनिक के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और इसे एक मैक कहा जाता है। अगर किसी भी अंतरिक्ष यान, किसी भी रॉकेट, किसी भी फाइटर जेट की स्पीड अगर 1 मैक हो जाए, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाए या उसकी 5 गुनी तक हो जाए तो ऐसे यानों को, ऐसे अंतरिक्ष यानों को, फाइटर जेट को सुपरसोनिक कहते हैं। अगर 1 मैक से कम है तो उसे सबसोनिक अंतरिक्ष यान या सबसोनिक जो है वो फाइटर जेट बोलते हैं, और अगर 5 मैक से भी ज्यादा हो तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका, मुझे लगता है ये बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो टर्बो रामजेट इंजन होता है बच्चों, ये टर्बो रामजेट इंजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये काम वही करता है, एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, हवा से ही ऑक्सीजन खींचता है, लेकिन ये काम करता है सुपरसोनिक स्पीड पर। किस पर काम करता है बच्चों? ये सुपरसोनिक गति पर, सुपरसोनिक गति पर काम करता है। ठीक है, गति पर कार्य करता है ये। ठीक है, सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है। ठीक है, करता है, काम वही है लेकिन सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है। और ये जो टर्बो स्क्रैमजेट इंजन है ये हाइपरसोनिक गति पर काम करता है। किस पर काम करता है बच्चों? ये हाइपरसोनिक गति पर काम करता है। ठीक है, तो टर्बो रामजेट गति पर कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे पास टर्बो रामजेट भी है, टर्बो स्क्रैमजेट भी है, हमने दोनों का सफल परीक्षण कर रखा है। तो भारत के पास एयर ब्रीदिंग इंजन दोनों मौजूद हैं, टर्बो रामजेट, टर्बो स्क्रैमजेट, इन दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं अपने अंतरिक्ष यानों के अंदर। हमने दोनों के सफल परीक्षण कर लिए हैं और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि फ्यूचर में हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर और इससे इसकी मदद से हाइड्रोजन को जलाते हैं और उड़ान भरते हैं, जिससे कि पेलोड कैपेसिटी बढ़ सकती है हमारे यान की, और साथ ही साथ जो है हम अपनी फ्यूल कैपेसिटी को, ईंधन क्षमता को या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, टर्बो रामजेट, टर्बो स्क्रैमजेट होते हैं। टर्बो रामजेट सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है और टर्बो स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर काम करता है। सुपरसोनिक गति क्या होती है? साउंड की स्पीड के बराबर या उसकी 5 गुने तक सुपरसोनिक स्पीड, और 5 मैक से ज्यादा की स्पीड को हाइपरसोनिक गति के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए। मजा आया ये सारी चीजें जानकर? जल्दी बताओ बच्चों।
बहुत बढ़िया। एक एक इंजन, एक एक रॉकेट बेटा आप लोगों को क्लियर करते चलना है। इतना जो एक्सपर्टीज आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि कहीं पर भी बैठ जाओ तो मेरी इज्जत बना लो, ठीक है। यूपीएससी तो निकलेगा ही निकलेगा, तुम्हारी इज्जत भी और हमारी भी इज्जत बनेगी। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। थैंक यू बेटा अजय, अजय एंड तनु, इसको भी नोट कर लीजिए। चित्र क्या उसको समझने के लिए बना सकती हो कृष्ण कुमारी? समझने के लिए तो चाहे चित्र बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, जरूरी है तो सब कुछ बना सकते हो। नोट कर लिया बच्चों? थैंक यू उमा शर्मा, थैंक यू सो मच बच्चे।
थैंक यू नरगिस, थैंक यू सो मच बच्चों। हो गया बच्चों, ये सारा नोट कर लिया। तो टर्बो रामजेट इंजन, टर्बो स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है, और टर्बो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो हाइपरसोनिक गति पर काम करता है। ठीक है। एक होता है बच्चों डुअल मोड रैमजेट इंजन। ठीक है, डुअल मोड रामजेट इंजन। तो ये दो डुअल मोड रामजेट इंजन होता है बच्चों, मतलब एयर ब्रीदिंग इंजन का एक तीसरा टाइप भी होता है जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये डुअल मोड, ये एयर ब्रीथिंग इंजन जिसे हम लोग डुअल मोड रामजेट इंजन बोलते हैं, डुअल मोड रामजेट इंजन भी कहा जाता है। ये डुअल मोड रामजेट इंजन क्या करता है बच्चों, ये स्विच करता है। स्विच का मतलब ये सब सोनिक से लेकर, यानी सब सोनिक की स्पीड पर उड़ान भरता रहता है, और फिर सब सोनिक के साथ साथ ये सुपर सोनिक स्पीड पर भी उड़ान भरता है, यानी दोनों पे, यानी कि सब सोनिक स्पीड पर पहले उड़ान भरेगा, और फिर उसके बाद जब सुपर सोनिक स्पीड हो जाएगी तो उस पर भी ये काम करता है। तो यानी कि ये दोनों स्पीड पर, सब सोनिक स्पीड और सुपर सोनिक स्पीड दोनों पर यह काम करता है, और इसे बोलते हैं डुअल मोड रामजेट इंजन। तो टर्बो रामजेट इंजन सुपरसोनिक गति पर, टर्बो स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक गति पर, और साथ ही साथ डुअल मोड रामजेट इंजन जो होता है वो सब सोनिक, सब सोनिक याद रख लेना, यानी कि साउंड की स्पीड से कम वाली स्पीड, और सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा, यानी कि ये साउंड की स्पीड से कम वाले स्पीड पर भी काम करेगा और सुपरसोनिक स्पीड पर भी काम करेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसे डुअल मोड रामजेट इंजन कहते हैं। थैंक यू अभिनव भाई। ठीक है, तो बच्चों ये तीन तरीके के एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं। ठीक है, जो हवा से सांस लेते हैं, यानी कि हवा से ऑक्सीजन को खींचते हैं, खींचते हैं। और टर्बो रामजेट, टर्बो स्क्रैमजेट और डुअल मोड रामजेट। तो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अगर तुमसे इस तरीके के सवाल पूछे तो मुझे लगता है मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो सब इसका जवाब बहुत आसानी से दे देंगे। तो बच्चों ये एक एक चीज, वरना आप जाइए कहीं पर भी जाइएगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको सीधे पीएसएलवी, जीएसएलवी, ठीक है, कभी कभी तो कुछ जगहों पर उसका टाइप वगैरह भी नहीं बताते हैं कि पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी के कितने टाइप हैं, क्यों वो टाइप हैं, उनका क्या यूज होता है। बेटा आपको इस लेवल पर मैं पहुंचा दे रहा हूं कि आप पीएसएलवी उन किस तरह से चलता है, कौन कौन से इंजन लगते हैं, कौन सा फ्यूल लगता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्यों उनके टाइप होते हैं, उनसे क्या क्या लॉन्च किया जा सकता है, जीएसएलवी में कौन से फ्यूल लगते हैं, कौन से इंजन लगते हैं, कैसे क्रायोजेनिक इंजन काम करता है, किस तरीके से जीएसएलवी MK2 जीएसएलवी MK3 में क्या फर्क है, कितना पेलोड कैपेसिटी उनकी है, फिर इसके बाद आपको आरएलवी, फिर एसएसएलवी, उनमें इंजन कौन से लगते हैं, फिर आपको जो रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, डुअल मोड रामजेट इंजन, एवरीथिंग। जरा सोचो बच्चों, कहां से कौन सा एग्जाम पूछ लेगा। यूपीएससी के लेवल से तो हम कहीं ऊपर पहुंच चुके, ठीक है, सही बता रहा हूं मैं। यूपीएससी इससे ऊपर नहीं जाएगा आपके लेवल पे एग्जाम, इवन कि आप कहीं पर बैठो। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा बच्चा, मैंने हमेशा कहा ना, मेरा सपना ये होता है कि कहीं पर बैठे बायोटेक्नोलॉजी पढ़कर जाए, तो बच्चा किसी बीएससी एमएससी वाले, बायोलॉजी करने वाले उससे साथ बैठ के कहे चलो बात करते हैं भैया बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसके सामने बात करे, लगे कि सामने वाले के पास कि लगे ना नॉन साइंस स्टूडेंट है। तो मेरा नॉन साइंस बच्चा जब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को चैलेंज करे, या स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स वाले को चैलेंज करे, कुछ ऐसे उससे बातें करे, उससे डिस्कशन करे, लगे कि हाँ उसको नॉलेज है, तब फिर बात है। मैं पता लगा ऐसे यूपीएससी का लेवल की बात करोगे तो यूपीएससी के लेवल से तो मैंने तुमको कहाँ ऊपर पहुंचा दिया, वो तो छोड़ दो तुम बात। ठीक है, मैं चाहता हूं कहीं बैठो तो लगे कि हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, कि वाकई में इसके पास नॉलेज है। जब बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज दिखे, स्पेस टेक्नोलॉजी में हो तो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज दिखे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इतना सब कुछ तुमको मैंने बता दिया है, और मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी अगर आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे रेगुलर, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जब बैठे तो सम्मान पूछे, भाई आप कहां से पढ़े हुए हैं, तो पूछे, बताए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से। किसने पढ़ाया, तो बताया डॉक्टर सलीम सर से पढ़ा है। तो ये क्षमता हो तब तो मजा आए, बदल ऐसे बना दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, तो क्या मतलब है यार, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। थैंक यू संजना शर्मा। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, ये ऑप्शनल में नहीं होता बेटे, अब प्रज्ञू। हाँ, नीलम कनौजिया कह रही हैं सर आपकी क्लासेस 0 to हीरो होती हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम बच्चे नीलम।
ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? नॉन साइंस स्टूडेंट बच्चा भी अगर तहलका मचा दे तब तो बात है। थैंक यू दिव्यांशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह से कॉन्फिडेंस रखिए, कोई आपके आगे ना जा पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग एग्जैक्टली एक और इंजन की बात करते हैं, ठीक है, एक और इंजन की बात करते हैं, लेकिन उस इंजन से पहले हम लोग बात करते हैं, आपको पहले ये बता देता हूं, ठीक है, कि अब हम लोग एक और यान बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एनजीएलवी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अभिनव, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी तक पीएसएलवी था, जीएस पीएसएलवी बताया, जीएसएलवी बताया, एसएसएलवी बताया, आरएलवी बताया। अब बच्चों आपको इस साल प्रपोज किया गया है कि भविष्य का यान बनाने जा रहे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। भविष्य के यान हम लोग बना रहे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी यानी कि उनको जो है अंतरिक्ष में ले जा सकने वाले सैटेलाइटों की जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और इसे एनजीएलवी कहा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू प्राची सेन बच्चे, उमा शर्मा, थैंक यू। चलो बेटा इधर देखो, अब हम लोग एनजीएलवी, अभी तक किताबों में तुम देखोगे तो पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, कहीं कहीं आरएलवी भी लिखा है, एसएसएलवी भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली एनजीएलवी जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं एनजीएलवी के बारे में। इसी साल इनको प्रपोज किया गया, अभी ये बन नहीं रहे हैं लेकिन प्रपोजल में है, इस पर हम लोगों ने रिसर्च शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया मनीष कुमार, ठीक है। तो अब इधर देखिएगा बच्चों, एनजीएलवी के बारे में बता रहा हूं, जो इसी साल 2025 में इनको प्रपोज किया गया है, और इसी साल से इन पर काम करना शुरू कर दिया किया जा चुका है, और इस पर जो है हम लोग बहुत जल्दी इसको बना लेंगे। इनकी पेलोड की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो बच्चों एनजीएलवी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, क्या इनका नाम दिया गया है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, व्हीकल कहा जा रहा है। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होंगे इनको नाम दिया जा रहा है सूर्या। क्या नाम दिया जा रहा है, सूर्या, ये सूर्या होंगे, और इनके कई वर्जन्स होंगे, इन्हें क्या नाम दिया जा रहा है, सूर्या। तो ये प्रपोज किया गया है, अब शुरू हो गया है इस पर काम, ठीक है। तो ये जो सूर्या का जो सबसे नॉर्मल वर्जन होगा, ठीक है, जिसे एनजीएलवी सिर्फ कहा जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सिर्फ एनजीएलवी कहा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये जो होगा सूर्या के नाम से जाना जाएगा। और इसकी जो पेलोड क्षमता होगी बच्चों लो अर्थ ऑर्बिट में बच्चों, अभी हमारी मैक्सिमम पेलोड क्षमता कितनी है, 8000 किलोग्राम, ठीक है, याद है ना किसकी है, जीएसएलवी MK3 की, LVM-3 की कितनी है, 8000 किलोग्राम। लो अर्थ ऑर्बिट में कितना भेजता है वो, 8000 किलोग्राम। इसकी जो पेलोड क्षमता होगी, एनजीएलवी की जो पेलोड क्षमता होगी लो अर्थ ऑर्बिट में 20,000 किलोग्राम की होगी, 20 टन की होगी बच्चों। और अगर हम लोग जियो में सैटेलाइट को भेजेंगे, जियो ऑर्बिट में, तो 9 टन यानी कि 9000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकते हैं इसकी मदद से। और अगर हम अंतरिक्ष में मून पर भेजेंगे, यानी चंद्रमा की ऑर्बिट में हम भेजेंगे, चंद्रमा की ऑर्बिट में या चंद्रमा की कक्षा में अगर हम लोग इसकी मदद से सैटेलाइट को भेजेंगे या कोई भी यान भेजेंगे, तो लगभग 7000 किलोग्राम के सैटेलाइट को या अंतरिक्ष यान को हम भेज सकते हैं इसकी मदद से, एनजीएलवी की मदद, तो यानी 7 टन। तो बच्चों लियो में 20,000 किलोग्राम यानी कि 20 टन, जियो में 9 टन, और 7 टन होगा चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद हम लोग NGLV-H बनाएंगे। H का मतलब हो जाता है, H का मतलब हैवी, यानी NGLV का हैवी वर्जन बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम अभी हमने रखा है कि हम फिर इसके बाद NGLV का हैवी वर्जन बनाएंगे, हैवी NGLV-H, ठीक है। तो ये इसकी जो क्षमता होगी बच्चों लो अर्थ ऑर्बिट में 30 टन यानी 30,000 किलोग्राम का,
जियो ऑर्बिट में 12 टन यानी 12,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेजेगा। और साथ ही साथ जो हमारी चंद्रमा की ऑर्बिट होगी, लूनर ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, लूनर ऑर्बिट यानी कि चंद्रमा की जो ऑर्बिट होती है, चंद्रमा की ऑर्बिट या चंद्रमा की कक्षा या लूनर ऑर्बिट इसे कहा जाता है। तो लूनर ऑर्बिट जो होगा उसमें जो हम सैटेलाइट को भेजेंगे वो लगभग 10 टन के सैटेलाइट को भेज सकते हैं, 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हम एनजीएलवी एच बना लेंगे। तो एनजीएलवी एच बनाएंगे, एस एच बनाएंगे। एस एच का मतलब सुपर हैवी। क्या बना, इसका फुल फॉर्म होगा बच्चों सुपर हैवी। और ये जो सुपर हैवी होगा इसकी क्षमता अगर बात की जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी क्षमता 70,000 टन। जरा सोचिए बच्चों, 70,000 टन का सैटेलाइट इसकी मदद से भेज सकते हैं। 70,000। अभी हमारे पास मैक्सिमम कितना है, 8,000, और हम इसकी मदद से 70,000 टन का 70,000 किलोग्राम का सैटेलाइट भेज सकते हैं। 70 टन यानी कि 70,000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा जियो में हम लगभग 36,000 यानी 36 टन, और ट्रांस लूनर यानी कि लूनर ऑर्बिट में हम इसकी मदद से जो है 29 टन के सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो ये हमारा तीन हमने प्रपोज किया है कि तीन हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाएंगे जिसका नाम सूर्या होगा। पहला होगा एनजीएलवी, दूसरा होगा एनजीएलवी एच यानी कि एनजीएलवी हैवी, और होगा एनजीएलवी एसएच यानी एनजीएलवी सुपर हैवी, और इनके अलग अलग होंगे। और जानते हो इन सब में हम लोग जो है ये जो बूस्टर यूज करेंगे, ये जो बूस्टर्स यूज करेंगे इसको लॉन्च करने के लिए, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, अभी ये सब पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। तो जो बूस्टर यूज किए जाएंगे उनको हम रीयूज कर सकेंगे। मतलब ये बूस्टर ऊपर जाकर छोड़ेंगे, मतलब जैसे बूस्टर का काम खत्म तो ये क्या हो जाता है, बूस्टर का काम खत्म, तो बूस्टर का काम जब खत्म होगा तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्यूल होगा, ये बूस्टर धीरे 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 करके वापस जो है धरती पर उतार लिए जाएंगे। तो इसे रीयूज किया जा सकेगा। ऐसे बूस्टर जो है हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि अभी स्पेसएक्स कर रहा है। स्पेसएक्स क्या करता है, अपने रॉकेट को भेजता है और उसके जो बूस्टर्स होते हैं जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो वापस जो है धरती पर कंट्रोल तरीके से उतार लिए जाते हैं, फिर उसमें फ्यूल भर के अगली बार फिर बूस्टर लगा दिया जाता है। तो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये रीयूज होने वाले बूस्टर भी इसके अंदर यूज किए जाएंगे, बूस्टर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लक्ष्य री एनजीएलवी के बारे में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बनाना नहीं है, बस लिख लीजिए कि कितनी कितनी कैपेसिटी होगी, क्या क्या नाम होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों?
हाँ बिल्कुल, जब सूर्या बन जाएगा तो ये सबको पीछे छोड़ देगा। अभिनव कुमार। नोट हो गया बच्चों, सब लोगों ने नोट कर लिया? चलिए, तो होप बच्चों आज आप लोगों ने इस सारी चीजों को समझा। कल कुछ और इंजन्स बचे हुए हैं जो कि अभी नए इसी साल 2025 में इसरो ने टेस्ट ट्रायल किए हैं। कुछ नए प्रकार के इंजन हैं, कुछ प्राइवेट जो स्टार्टअप है जो स्पेस एजेंसी में काम कर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कुछ प्राइवेट स्टार्टअप्स के बारे में आप लोगों को बताना है बेटा। इसके अलावा जो है कुछ इंजन्स के बारे में बताना है, न्यू इंजन्स। ठीक है, इसके अलावा जो है बच्चों हम लोग जो है वो स्पेस जो लॉन्चेस हैं, स्पेस मिशन जो भारत के रहे हैं पिछले कुछ सालों में और आगे आने वाले जो मिशंस होने वाले हैं, उन सब के बारे में हम लोग कल आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने क्लासेस को काफी इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद बेटा। टाइम आपका है, आपको मैनेज करना है, लेकिन कुछ आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? याद दिला देना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड